चित्तौड़। चित्तौड़ में कहां तक पहुंच गए थे? चित्तौड़ की स्थिति खराब है। हाँ, शाबाश, यही मैं सुनना चाह रहा था कि चित्तौड़ की स्थिति तो बिल्कुल आप जैसी हो गई है। कितना ही पढ़ाओ, अधिकार तो बाहर वाले लोग ही करेंगे। 1303 से लेकर 1326 तक चित्तौड़ पर जो अधिकार किया था, उनमें एक तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र जिसका नाम था खिजर खान। खिजर खान ने जिसे सौंपा था मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा के बाद में मालदेव सोनगरा ने अपने पुत्रों को सौंपा था। यानी कि 1303 से लेकर 1326, यानी कि कुल कितने वर्षों तक चित्तौड़ पर अधिकार बाहर के लोगों का था? तो 23 वर्ष तक। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं दूसरी शाखा। कल हमने पढ़ा था कि रावल शाखा के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था रावल रतन सिंह, और रतन सिंह पर अटैक होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, जिसमें पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जोहर करती है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर माना गया है। इसीलिए आज भी खाली जगह इस दिन जोहर मेला भरता है। वो खाली जगह भरो। किस दिन भरता है? चैत्र, हाँ, 11 से एकादशी। ठीक है, अब उसके बाद में फिर खिजर खां यहां पर रहा। खिजर खां जाते जाते तो खिजर खां दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने से पहले कानड़देव सोनगरा का जो भाई था मालदेव सोनगरा, उसको पूरा चित्तौड़ का प्रशासन सौंपता है। और फिर मालदेव सोनगरा के जो पुत्र हैं वो यहां पर शासन करना क्या कर देते हैं? शुरू। अब यहां पर शुरुआत होती है एक स्थान की। स्थान है सिसोदा गांव। कौन सा है? सिसोदा गांव, जो कि आपके राजसमंद जिले में। ये जो सिसोदा गांव है, ये सिसोदा कभी जागीर के रूप में मिला था। और सिसोदा गांव जो है वो जागीर के रूप में किसको मिला था? तो वो मिला था राहब को। ये राहब कौन है? तो याद रखिएगा, किसका पुत्र है राहब? रण सिंह का। रण सिंह का पुत्र। और ये जागीर राहब को कब मिली थी? तो 12वीं शताब्दी की बात है। 12वीं शताब्दी के अंदर राहब नामक व्यक्ति को सिसोदा गांव की जागीर मिली। राहब को क्यों मिली? तो रणसिंह के समय गुहिल वंश का बंटवारा हो गया था दो भाइयों में। तो एक भाई को तो चित्तौड़ मिला और एक भाई को कौन सी जागीर मिली? सिसोदा गांव। बस फिर इसी गांव के जो जागीर थे वही क्या कहलाए थे? जागीरदार। भाई इसी सिसोदा गांव के जो जागीर मिली, इस जागीर के प्रमुख क्या कहलाए थे? जागीरदार। जैसे किसी तहसील का प्रमुख होता है तहसीलदार, वैसे ही जागीर का प्रमुख क्या हो गया? जागीरदार। इसी जागीरदारों में से हमें जिस जागीरदार की बात करनी है वो है आपके ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सिसोदा गांव के जो जागीरदार हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बहुत वीर थे। और कहते हैं कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह वे इनके 7 पुत्र ठाकुर लक्ष्मण सिंह
वे इनके 7 पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यानी कि शिशोदा गांव है, जागीर के रूप में मिला है, आपको सब पता है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं आपको। इस जागीर के प्रमुख क्या कहलाए, सब पता ही तो है। इस जागीर के प्रमुख क्या कहलाए थे, जागीरदार। उस जागीरदार में से एक जागीरदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कहते हैं कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह और इनके 7 पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये जिस युद्ध की बात है वह है चित्तौड़ का पहला साका। क्या हुआ, कहां पर? अच्छा, सही तो है। अच्छा, हुई लिख दिया क्या? हुए। और ये सारी सारी जो घटना है वो किस समय की है? ये चित्तौड़ के प्रथम शाखा है उससे संबंधित है। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र बच गया था। यहां पर क्या लिखा है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह और इनके कितने 7 पुत्र लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन एक पुत्र बच गया। इसी लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र जिसका नाम था अरि सिंह, कौन है? अरि सिंह। इसी अरि सिंह का जो विवाह है वो विवाह हुआ था एक महिला के साथ, और क्या नाम है उसका? उर्मिला। तो अरि सिंह वेडिंग टू उर्मिला और इनटू द, मतलब इन दोनों के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है हमीर। और इसी हमीर ने 1326 के अंदर चित्तौड़ पर अटैक किया और मालदेव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ छीन लिया। 1326 में चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार किया। यानी एक बार फिर चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों को बसाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? हमीर। इसीलिए इसी हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धार किया था, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ के अंदर 1303 से लेकर 1326 तक जो अधिकार था वो चित्तौड़ के बाहर के लोगों का हुआ करता था। लेकिन हमीर ने एक बार फिर चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों को स्थापित किया, इसीलिए हमीर क्या कहलाए थे? मेवाड़ के उद्धारक। लेकिन मेवाड़ के मूल ते उद्धारक की जब बात आएगी तो वो होंगे भामाशाह। भामाशाह वो जो महाराणा प्रताप की हेल्प करेंगे। ठीक है, बस। वैसे मुझे आपको केवल एक लाइन लिखानी थी, कौन सी? कि हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। फिर आप कहते सर ये हमीर कहां से आया? तो ये यहां से निकला, मतलब यहां हुआ। फिर ये यहां हुआ तो कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ। फिर ये कहां से आया? तो ये यहां से आया। अच्छा, ये कहां से आए थे? तो यहां से आए थे। ठीक है, कितने अच्छे लोग हैं आप। उतारो, केवल उतारना, याद नहीं करना है ना। हाँ, इस, हाँ, ठाकुर लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित वहां शहीद हो गए, एक बच गया। बच गया तो बधाई हो, हमारे हमीर मिल गया, वरना तो। सर चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ था ना? बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल 1303 ईस्वी।
इसे तो लिखेंगे। हाँ बिल्कुल हुआ था दीपक, शाबाश। बिल्कुल फर्स्ट साके में रतन सिंह था, लेकिन रतन सिंह केवल अकेला थोड़ी लड़ा था, उसके पास में उसके बहुत सारे सैनिक भी तो थे, उन्हीं में ये भी शामिल थे। लिख लिया। तो वैसे यहां से क्वेश्चन तो क्या बन सकता है, कभी ऐसा पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह और उनके पुत्र चित्तौड़ के कौन से साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। याद रह जाएगा ना, क्योंकि अभी तो एक ही साका पड़ा है ना, जब 11:30 पढ़ेंगे तो पूछ लूंगा मैं। चलो, अब इनमें से हम सबसे पहले जिस शासक को पढ़ेंगे वो है आपके कौन, हमीर। और इसी हमीर से एक वंश की शुरुआत होती है। हमीर जिस जागीर से आया है वो कौन सा है, सिसोदा गांव। हेडिंग डालिए, सिसोदिया वंश। हाँ, ये तो उत्पत्ति है इसकी। मैं अचानक लिखा देता तो आप सोचते रहते कहां आया ये। अब नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि सब पता है, आपके सामने तो हुआ है भाई, आपके सामने तो लक्ष्मण सिंह उनके पुत्र वीर। हेडिंग डालो, सिसोदिया वंश। नेक्स्ट, बाकी गुहिल वंश और सिसोदिया वंश दोनों एक ही हैं, समझे। रणसिंह गुहिल वंश का ही तो व्यक्ति है, उसका एक पुत्र रावल शाह का बसा देता है, दूसरा सिसोदा गांव चला जाता है। उसी सिसोदा गांव से जो निकला वो क्या कहलाया था, सिसोदिया। तो आप तो केवल हेडिंग डाल लो सिसोदिया शाखा। हाँ, वंश डाल लिया तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। बस गालियां देने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब ऐसे क्यों पहले वंश क्यों बोला फिर। तो एक ही बात है, वंश लिखा ओब्लिक करके शाखा भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि पहली शाखा कौन सी थी, रावल शाखा। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी, सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा में पहले जिस व्यक्ति को हम पढ़ रहे हैं वो है आपके सामने, कैसे,
हाँ हाँ मैं समझ गया, हाड़ा, देवड़ा, जो भी है, हाँ बिल्कुल। हाँ, गुहिल वंश की ही तो दो शाखा है। जैसे गुहिल वंश का बंटवारा जब हुआ तो सेमसिंह ने एक नई शाखा की स्थापना की थी, कौन सी? रावल शाखा। राहब को जो गांव मिला था वो गांव कौन सा था? सिसोदा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वही लोग इसी गांव की वजह से ही क्या कहलाने लगे? सिसोदिया। बाकी है तो ये गुहिल वंशी ना, उसी गुहिल वंश की तो शाखा है ये। तो जब आपको पूछा जाएगा ना कि मेवाड़ में कौन सा वंश हुआ है, तो उसका राइट आंसर गुहिल ही होगा। जब पहला ऑप्शन गुहिल हो, दूसरा ऑप्शन सिसोदिया हो, तो राइट आंसर क्या होगा? जब गुहिल ऑप्शन में ही नहीं हो तो अपने आप क्या हो जाएगा? सिसोदिया। ठीक है, हो गया। तो सिसोदिया शाखा के अंदर पहले शासक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर लिख लो, सिसोदिया शाखा की उपाधि, सिसोदिया शाखा की जो उपाधि है वो है राणा, या फिर क्या कहलाएंगे ये? महाराणा। ठीक है, राणा या फिर क्या कहलाएंगे? महाराणा, एक ही बात है। लेकिन महाराणा जिस व्यक्ति के आगे सबसे ज्यादा सूट करता है वो एक ही व्यक्ति है, वो है महाराणा प्रताप। बाकी किसी के आगे ऐसे बोल ले महाराणा ठीक है, लेकिन महाराणा झसता एक ही बंदे के आगे है, वो है महाराणा प्रताप। बाकी राणा प्रताप ठीक नहीं लगता, बाकी सब राणा ठीक लगते हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा, वो ऐसे महाराणा ठीक नहीं लगते। ठीक है, जो भी हो, उपाधि है राणा या फिर क्या बोलते हैं इनको? महाराणा। चलिए लिख लिया। पहले व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राणा हमीर सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया, इनके टाइमिंग की हम बात करते हैं तो इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया है 1326 और ये राजा रहेंगे 1364 तक। ठीक है, ये है राणा हमीर सिसोदिया। हम राजस्थान इतिहास में एक बंदे को और पढ़ेंगे जिसका नाम है हमीर देव चौहान, लेकिन वो हमीर देव चौहान है। ठीक है, वो कहां का राजा है बता सकते हैं? वो है रणथंबोर का, ये है चित्तौड़ का। अब देखो इसके बारे में, अब यहां पर इसके बारे में इनके पिताजी का नाम लिखा हूं मैं, इनके माताजी का नाम लिखा हूं मैं, इनके दादा का नाम लिखा हूं मैं, क्योंकि वो पूछे जाएंगे, ये तो तय है। आप बोलो तो मैं लिखा हूं, वरना आपने पीछे लिखा ही है सब कुछ, पूरा कार्यक्रम लिखा है आपने, ये देखो। ठीक है, तो मैं अचानक से पूछ लूं ऐसा नहीं सर आपने लिखा ही नहीं, हाँ बोल देते स्टूडेंट, बहुत जल्दी बोलता है कि सर वो तो आपने वहां लिखा है, यहां तो लिखा ही नहीं, और आपने तो यहां से पूछा, वहां से तो पूछा ही नहीं। चलो पढ़ते हैं राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। सबसे पहली लाइन लिख लो, सिसोदिया शाखा के संस्थापक। क्योंकि इनको सिसोदा गांव मिला था, लेकिन ये सिसोदिया यहां से कहलाए थे, कहां से? हमीर से, तो हमीर ही फाउंडर हुआ ना इसके। तो आपको पूछा जाए सिसोदिया शाखा के संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष या जनक, जो भी पूछे, पिता महा, पिता, बापू, जो भी पूछे, कौन है? राणा हमीर। पहली लाइन लिखो, पहली बात। ठीक है, कंप्लीट। तो सिसोदिया शाखा की शुरुआत राणा हमीर से। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है वो ऐसा पूछेगा कि सिसोदिया शाखा के संस्थापक कौन है, वो इसी लाइन को घुमाकर पूछेगा कि सिसोदिया शाखा के पहले राजा कौन बने, और वहां पर पहला ऑप्शन देगा गुहिलादित्य, याद रखना, जबकि वो नहीं है। कौन है?
या फिर आपको पूछेगा विश्व, देखो लाइन कैसे पूछेगा, उसको पूछना तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन वो लाइन ऐसी देता है कि आप पूरे घूम जाते हैं। वो पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा इतिहास मेवाड़ का रहा है, जहां पर सिसोदिया वंश की शुरुआत निम्न में से किस राजा से मानी जाती है। वह ऐसा पूछेगा, आप कहेंगे ओहो विश्व का लंबा मानी जाती है, तब तक हमीर दिमाग से गायब। और वहां पहला ऑप्शन गुहिलादित्य, दूसरा ऑप्शन बप्पा रावल, तीसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप। वो याद रखना है, ठीक है। वो कैसे भी पूछ सकता है, इस लाइन को कैसे भी घुमा सकता है। पहली लाइन। दूसरी लाइन लिखिए, 1326 ईस्वी में 1326 ईस्वी में मालदीव सोनगरा के मालदीव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ छीन लिया। यानी कि राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? 1326 के अंदर। किनसे चित्तौड़ छीना था? मालदेव सोनगरा के पुत्रों से। मालदेव सोनगरा के पुत्र कौन थे? तो डॉक्टर ओझा के अनुसार तो क्या नाम है? जैसा सिंह। लेकिन रणकपुर अभिलेख के अनुसार उसका नाम क्या है? बनवीर या बनवरी, जो भी हो। तो उनसे 1326 के अंदर किसने छीन लिया था? ये लाइन जब 3 महीने के बाद में पढ़ोगे कि 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ छीन लिया, सर ने लिखा ही नहीं किसने छीन लिया। तो ऊपर देखना है कि किसके बारे में लिख रहे हैं। अरे होता है ऐसा, ऐसा होता है, हकीकत में होता है। पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट भूल जाता है कि सर ने लिखा ही नहीं, और सर बाप ढोगलू पहली हेडिंग डलाई कि किंग बारे में पढ़ रही। हाँ, लिख ली दूसरी लाइन? लिखो लिखो, दूसरी लाइन लिख लो, साथ साथ में लिखो। मैं आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत भरोसा किया था गणेश्वर सभ्यता में आप पर। क्या टाइमिंग है गणेश्वर सभ्यता का? समय क्या है उसका? समय खराब है भाई, 9:30 होगी। ये लिख लिया, चित्तौड़ छीन लिया। इसीलिए याद रखिएगा, राणा हमीर सिसोदिया को किसकी संज्ञा दी गई है? लिखो, मेवाड़ का उद्धार कहा गया है इन्हें। और राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहने वाले कौन थे? एक ही बंदा, बिंदास रहो, टोडियो, टोड, कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा राणा हमीर सिसोदिया को कुछ उपाधियां हैं। कौन कौन सी उपाधियां हैं तो देखो। एक तो याद रखिएगा, राणा हमीर सिसोदिया को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का तात्पर्य है विपरीत कंडीशन में शेर के समान। विपरीत कंडीशन ही थी। चित्तौड़ पर जो अधिकार था वो चित्तौड़ के बाहर के लोगों का था, ये विपरीत कंडीशन ही थी। लेकिन कहते हैं कि राणा हमीर देव सिसोदिया ने इस कंडीशन को अपनी वीरता से सामना किया और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बार फिर चित्तौड़ियों को स्थापित किया। इसीलिए इसे क्या कहा गया? यह बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। लेकिन विषम घाटी पंचानन राणा हमीर सिसोदिया को कहा जाता है, इसकी जानकारी किस प्रशस्ति में है? क्वेश्चन ये पूछता है। तो याद रखिएगा, वो कुंभा की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि राणा हमीर सिसोदिया को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। इसके अलावा राणा हमीर सिसोदिया को कहा गया है वीर राजा।
अब हमीर को वीर राजा किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये जिस ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती है वो है रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? कुंभा ने। लेकिन बता सकते हैं कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया निम्न में से किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है? ये तो एक टीका लिखी गई है ना। टीका का मतलब किसी ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करना। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया और आपने घर जाकर इस पर टिप्पणी कर दी कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसमें वो तो लिखा ही नहीं, बनवरी तो लिखा ही नहीं। ये क्या हो गई? टीका टिप्पणी करना। तो ये जो कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया है ये किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है? तो जब हम कल्चर पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि कुंभा द्वारा रचित जो रसिक प्रिया है ये गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है। और ये मैं आपको कहां लिखूंगा बताऊं? ये मैं आपको लिखूंगा राजस्थानी भाषा साहित्य। और जब बोलियां हम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर सबसे पहले बोली पढ़ेंगे मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी उपबोली जिसका नाम है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली के अंदर लिखेंगे कि उसके अंदर किन की रचनाएं मिलती है? कुंभा की है। कुंभा की। तो ये कुंभा द्वारा जो रसिक प्रिया लिखी गई है ना ये गीत गोविंद एक ग्रंथ है उस पर लिखी गई क्या है? टीका। लेकिन ये गीत गोविंद किसका ग्रंथ है जिस पर लिखी गई ये टीका है? जयदेव की। जयदेव का एक ग्रंथ है जिसका नाम है गीत गोविंद। उस गीत गोविंद पर टीका लिखी है कुंभा ने। किस नाम से? रसिक प्रिया। उसके अंदर ये उपाधि है राणा हमीर सिसोदिया को। कौन सी? वीर राजा की। ठीक है। तो विषम घाटी पंचानन का उल्लेख इसमें है और वीर राजा किसने कहा है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा देखो राणा हमीर सिसोदिया को याद रखिएगा गुरिल्ला या छापेमार युद्ध पद्धति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। ये क्या होता है? गुरिल्ला या छापेमार पद्धति का मतलब होता है कि जैसे एक तो युद्ध होता है कि एक तो सामने सेना है और एक सामने सेना गई, दोनों आपस में लड़ी, वो युद्ध हो गया। लेकिन गुरिल्ला व छापेमार पद्धति का मतलब है कि पहाड़ियों में छुप जाना। पहले किसी पहाड़ी में छुप गए और उसके बाद में जब सेना आई तो उस पर हमला कर दिया। यह पद्धति मराठों के पास में थी, छापेमार पद्धति। और मराठों के पतन की वजह भी ये उसकी पद्धति है। आप कहेंगे कैसे? ये पद्धति मराठों के पास में थी। वो पहले छिप जाते पहाड़ों में और फिर जैसे ही कोई सेना आती उस पर टूट पड़ते। ये पद्धति कौन सी है? छापेमार पद्धति। इसके जनक कौन है? राणा हमीर। लेकिन इस पद्धति का प्रयोग जो करेंगे वो आगे चलकर करेंगे उदय सिंह और महाराणा प्रताप। लेकिन अभी एक बात कही हमने कि मराठों की ये पद्धति थी स्पेशल, लेकिन मराठों के पतन की वजह भी ये पद्धति बनी थी। कैसे? वैसे पतन की बहुत सारी वजह थी, उसमें एक ये पद्धति है। कैसे? छापेमार पद्धति का मतलब है कि वो अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में छुपा करते थे। सेना आई, उस पर टूट पड़ते और फिर वापस बिखर जाते। और बिखरने का मतलब है जैसे आप दो हो, आप तो यहीं ठहर गए गोपालपुरा बाईपास और ये बंदा यहां से निकला और पहुंच गया चांदपोड़, और बीच में से अचानक से वापस सेना आ गई तो वो सेना आपको मार डाले, क्यों? ये तो चांदपोड़ है। इसको जब सूचना मिलेगी चांदपोड़ में हमला हो गया, ये वापस आएगा, तब तक तो आपका मर्डर, आप खत्म। इसीलिए मराठों का पतन भी हो गया, क्योंकि जितनी जल्दी वो इकट्ठा होते थे ना उतनी जल्दी वो बिखर जाते थे। और मराठे 20-20, 30-30 किलोमीटर के अंदर फैल जाते और वापस इकट्ठा होने में टाइम लगता है ना, वो था। तो ये एक स्पेशल बात यहां पर याद रखिएगा, बहुत यूनिक बात है ये कि गुरिल्ला वे छापा मार युद्ध
प्रणाली या पद्धति का जनक कहा जाता है किसे? राणा हमीर सिसोदिया को। ये उतारी। हाँ, डेली 2-3 क्लास कर देंगे बस, खुश। अरे नहीं जाएंगे, ये चांदपुर नहीं जाना, इनको छोड़ के टेंशन में आ गए भाई। तो ठीक है, लिख लिया, आगे चलें फिर। अब देखिए, अभी तक ये बात हुई थी हमीर के बारे में कि इन्होंने किस प्रकार से अधिकार किया, अलग अलग व्यक्तित्व ने हमीर को क्या कहा और इन्होंने द्वारा कौन सी पद्धति की शुरुआत की गई। क्योंकि वैसे भी ये सिसोदा गांव के जागीर थे, यानी कि वहां जागीर के प्रमुख जागीरदार थे, तो अक्सर इनका काम यही हुआ करता था कि छुपकर ही वार किया करते थे। ठीक है, राजा सामने जाएगा। हमारे हम मुगलों से क्यों बार बार हार जाया करते थे? ऐसा नहीं है कि बार बार हार जाए, जीतते भी थे, लेकिन हमारी हारने की वजह दूसरी थी। हम हमेशा हमारे राजे को सबसे आगे रखते। मेवाड़ का राजा युद्ध करते तो सबसे आगे कौन होता? राजा। जबकि मुगलों में राजा केवल पीछे होता और वो मोटिवेट करता, हाँ तू कर सकता है, ये ले पानी पी, ये ले बिस्लेरी, माउंटेन ड्यूडर के आगे जीत है। वो मोटिवेट किया करता था। देखो जैसे हम आगे मोटिवेट करेंगे, बाबर, जैसे एक तो हम सांगा और बाबर का युद्ध पढ़ते हैं ना खानवा, तो सांगा तो सबसे आगे है युद्ध भूमि में, बाबर पीछे खड़ा है, मोटिवेट कर रहा है केवल। वो भी तो फर्क पड़ता है ना। आगे चले। अब हम एक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। उस युद्ध का नाम है, आजकल एग्जामिनर ऐसे ही युद्ध पूछता है, हेडिंग डालिए सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। सिंगोली कहां है? देखो भाई, सिंगोली बांसवाड़ा में है। ये बात हमें कहां से पता चली? ये बात पता चली है मासीबो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्लास 10, पुस्तक है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, पेज नंबर 16, सबसे नीचे लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है सिंगोली, कोष्टक में डाल रखा है बांसवाड़ा। और युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा, सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में, याद रखिएगा। और सिंगोली का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ, ये भी सबसे यूनिक बात है। क्योंकि आजकल एग्जामिनर कौन सा युद्ध कब हुआ, चलो ये तो पूछ ही लेता है, लेकिन सबसे यूनिक जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि किन के मध्य हुआ। तो सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल, सिंगोली बांसवाड़ा में है, सिंगोली बांसवाड़ा में है। ठीक है, लिखो। हाँ, कोर्स हो जाएगा, क्लास चल तो रही है। एक तो आपके क्या है, आप कभी नहीं चले ना तो ऐप को ऐसे अपडेट कर लिया करो भाई। जब मोबाइल नहीं चलता है तो आप क्या करते हो, स्विच करके वापस ओपन कर लेते हैं। हाँ, यही यही यही। ये
तो हमीर विजय हुआ। तो राणा हमीर क्या हो गए, इस युद्ध में विजय हो गए। बस ये बात कंप्लीट। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे 4-5 ऑप्शन, जैसे सिंगोली का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध, मावली का युद्ध और मावड़ा मंडोली का युद्ध, 4 युद्ध दे दिए और कहा कि इनको सही क्रम में जमाइए। ऐसे आएंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा सिंगोली का युद्ध कब हुआ या सिंगोली का युद्ध कहां हुआ, सिंगल कभी नहीं पूछेगा। जब वो पूछ रहा है कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ, तो मतलब वो इनडायरेक्टली 4 नाम देगा, सिंगोली का युद्ध, मावली का युद्ध, मावड़ा मंडोली का युद्ध और भटवाड़ा का युद्ध, और कहेगा क्रम से जमाइए। जमा देना क्रम से। हाँ, ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, तुगलक वंश का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को पराजित किया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक को, तब कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा था हमीर को लेकर। लिखो कथन, और वो किसका कथन है? कर्नल जेम्स टोड। क्या कहा था कर्नल जेम्स टोड ने? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि संपूर्ण भारत में एक प्रबल राजा बचा है, उसका नाम हमीर है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। लिख लो, हाँ इस लाइन को लिखो, टोड की बहुत अच्छी बात है ये। लिखो, हमीर एकमात्र प्रबल शासक बचे, बाकी सब नष्ट हो गई। और ये बात इस समय संपूर्ण भारत की है। संपूर्ण भारत में एक ही राजा बचा है, कौन? हमीर, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। ये बात कही थी टोड ने। तो आजकल एग्जामिनर क्या करने लग गया है कि ऐसे कथन भी धीरे धीरे पूछने लग गया है। जैसा हमने पढ़ा था, डॉक्टर जीएच ओझा ने किसकी प्रशंसा की थी? किसी शासक के बारे में हमने लिखा था क्या? जैतर सिंह के बारे में। क्या कहा था उन्होंने? ना 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 सब, हाँ, प्रतापी राजा। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जैतर सिंह का काल है, ये तो बात किसने बताई थी? दशरथ शर्मा ने। और डॉक्टर ओझा ने कहा था ये, मतलब इस लाइन को आपने स्पष्ट नहीं बताया अभी भी, दोनों को जोड़ दिया। मध्यकालीन मेवाड़ का सबसे प्रबल राजा, दोनों को जोड़ दिया। दोनों लाइनों को कनेक्ट कर रहे हैं आप, खोल के देखो, देखो जैतर सिंह को देखो। डॉक्टर ओझा के अंदर मैंने आपको ये लिखाया है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय मेवाड़ यानी चित्तौड़ का कोई सबसे प्रतापी राजा रहा है, तो वो है जैतर सिंह। ठीक है, जैसे वो याद है ना दोनों, वैसे वैसे ये भी कर लेना। ठीक है, ओके। बस हमीर की बात कंप्लीट। हमीर की इतनी बातें। तो हमीर की इंपॉर्टेंट बात जो आज तक एग्जामिनर ने पूछी है, ये एकमात्र क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है किसे कहा गया है, या फिर ये नाम देकर ये किस में मिलता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बस ये क्वेश्चन। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया था कि सिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ, वन लाइनर पूछेगा तो केवल मध्य ही पूछेगा। ये यदि पूछ रहा है कब हो रहा है, तो फिर ये अकेला नहीं पूछ रहा है, 4 युद्ध साथ में पूछ रहा है वो, बस। और ये लाइन कभी नहीं पूछी गई, लेकिन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए अगले शासक के बारे में, और अगला शासक जो है वो है हमीर का पुत्र, जिसका नाम है राणा क्षेत्र सिंह।
राणा छेत्र सिंह या फिर बोलते हैं इसे खेता। और राणा छेत्र सिंह या जो खेता है, इसका जो टाइमिंग रहा है वो कितना रहा है? 1364 से लेकर 1382। राणा छेत्र सिंह। इनके बारे में कोई बात पढ़ते हैं तो ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन कुछ अलग यूनिक सी बातें हैं। जैसे एक तो इसकी पासवान है, एक तो इसकी क्या है? पास। अच्छा, आप मुझसे पूछे उससे पहले ही मैं बता देता हूं क्या होता है पासवान। देखो, एक शब्द होता है दासी, एक होता है पासवान। अब वो रानी तो क्या बताऊं, राजा मैं रानी तू, राजा रानी का क्या बताऊं। तो दासी तो होती है रानी की, राजा की कभी दासी नहीं होती है, ठीक है। राजा की होती है पासवान। इसको देखो कैसे समझाता हूं आपको। चलो ठीक है लेकिन मैं समझाऊंगा। कुछ मेरे यहां बेचारे भोले भोले बैठे, इनको पता ही नहीं है देखो क्या है, एक प्रथा हुआ करती थी जिसका नाम था दासी प्रथा। पहले क्या करता कि राजा किसी दूसरे राज्य पर अटैक करता, उस राज्य के राजाओं को पराजित करता, और पराजित करने के बाद में जो बचे वहां पर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको कैद करके अपने राज्य में लेकर आ जाता और इनको क्या बना लेता? अपना गुलाम, यानी कि दास। एक प्रथा हुआ करती थी, दास प्रथा। यही वो क्या बनते थे? दास। फिर जो राजा को सबसे अच्छी लगा करती थी, फिर राजा उस महिला के पैर में कड़ा पहना देता। इसका मतलब यह है कि राजा के पास कोई जा सकती है तो वो केवल ये है। भाई जैसे आपको यदि सीएम साहब से मिलने जाना है तो आपको पता है कि मुझे पहले सीएम साहब के पीए से मिलना पड़ेगा, और पीए वहां पर बैठा रहता है, पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वहां पर एक महल में तो बहुत सारी दासियां, बहुत सारी पासवानें घूमती, मतलब दासियां घूमती रहती है, तो कैसे पता करें कि राजा के पास में ये जा सकती है? तो उसके पैर में क्या होता था? कड़ा होता था। इसीलिए वो राजा के हमेशा क्या रहती थी? क्या रहती थी? इसीलिए क्या कहलाई थी? पासवान। तो इस छेत्र सिंह की एक पासवान थी, अब समझ आया ना? आया, देखो बेचारा को आया। तो इस छेत्र सिंह की एक पासवान थी जिसका नाम क्या था? खातिन। और देखो उसका नाम भी क्या है? खेता। खेता वेडिंग टू खातिन। लेकिन ऐसा नहीं है। खेता की पासवान है कौन? खातिन। इसी खेता और खातिन की दो अवैध संतान हैं। ये नाम जब जब आएगा मेवाड़ में, तब तब कोई ना कोई मारा जाएगा। खेता और खातिन की अवैध संतान है दो। एक का नाम है चाचा, दूसरे का नाम है मेरा, लेकिन इनको साथ में ही पढ़ा जाता है चाचा मेरा। चाचा किसका? दोनों के नाम है, ठीक है। ये आगे हमारे काम आएंगे जब महाराणा मोकल बनेगा राजा, उसकी हत्या करने ही आएंगे। तब मैं आपको पूछूंगा ये कहां से आए, तो आप कहना ये वहां से आए थे, क्योंकि बताना किसी को नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अवैध संतान, ठीक है। तो ये इनकी पासवान और ये इनकी अवैध संतान। अब कोई ये तो नहीं पूछ रहा है कि अवैध संतान का मतलब क्या है, अपने हिसाब से देख लेना हाँ कोई पूछ ले। तो अगली बात क्या है? देखिए, अगली बात यह है कि छेत्र सिंह के समय मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। ये यूनिक सी बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि काफी लंबा टाइम बीत गया है, लेकिन मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ नहीं है। इससे पहले जहां संघर्ष हुआ है वो हुआ था शक्ति कुमार के समय।
शक्ति कुमार के समय मालवा के शासक थे मुंज परमार। मुंज परमार ने अटैक किया, भोज परमार, याद है, भोजा सरताला वो। उसके बाद में एक बार फिर मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष की शुरुआत जिस शासक के समय होती है वो कौन है? कैसे होती है संघर्ष की शुरुआत? तो बात यह है कि छेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? दिलावर खां को। बस उतार लीजिए, इतनी बात है। हाँ, इसकी एक बात जरूर है कि बेचारा एक बार युद्ध करने जरूर निकला था और उसी युद्ध में ये लड़ते हुए मारा गया, और वो है बूंदी का हाड़ा शासक। बूंदी के हाड़ा शासक से ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए खेता का जो पुत्र है लाखा, वो जब राजा बनेगा तो वो अपने जीवन में एक ही प्रतिज्ञा लेगा कि जब तक बूंदी के राजा को हरा नहीं देता तब तक अन्न और जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। इसीलिए तो वो एक नकली दुर्ग बनाया जाता है। कहानी सुनी आपने कभी? वो उन्होंने अपने पिता की वजह से ही लिया था। तो वो एक लाइन लिख लीजिए। बूंदी के हाड़ा शासक से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। वीर गति को प्राप्त, उतार लीजिए। राम गुजर, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चावंड महाराणा अमर सिंह की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चावंड मेवाड़ की कुल कितने वर्षों तक राजधानी रही? वो पूरी बातें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप आएंगे। ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ, दो, एक एक का नाम चाचा था, दूसरे का नाम मेरा था। दोनों भाई भाई हैं। वो लाखा के समय आएगी, लाखा प्रतिज्ञा लेगा। इनकी केवल इतनी सी बात है, यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो केवल एक ये क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा यदि कोई बनेगा तो वो है कि मेवाड़ का वह शासक जिसने मालवा के दिलावर खां को पराजित किया था, वो बन सकता है छत्र सिंह यानी कि खेता। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या? ये तो वही बाहर लेवल तक किया। बट अच्छा, मतलब आपने कभी किताबें देखी नहीं है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की? क्योंकि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की किताबें चलती 10वीं तक ही है ना। 12वीं में राजस्थान अध्ययन आ जाता है डायरेक्ट। पकड़े गए, पकड़े गए। ये लिख लिया।
हाँ बिल्कुल दिया है, तो वो प्रसिद्ध बात है कि भूताला का युद्ध किन के मध्य हुआ, क्योंकि वो युद्ध इंपॉर्टेंट है, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, दिल्ली सल्तनत का है ना। उस बुक में वही बातें दी गई है जहां पर हमारा राजा जीत रहा है, ठीक है। हाँ यस, क्योंकि हारे तो हम शुरू से ही नहीं है कभी भी। हेडिंग डालो, आ जाओ राणा लाखा पर। तो देखो ये सब एक हमीर का पुत्र कौन, छेत्र सिंह खेता। अब छेत्र सिंह का पुत्र बन रहा है कौन, लाखा। हेडिंग डालो, राणा, पूरा नाम तो क्या है पता है, लक्ष्य सिंह नाम है, लाखा तो इसकी फेसबुक आईडी है, मतलब शॉर्ट उर्फ शॉर्ट नेम इसका। क्योंकि मेवाड़ के जितने भी राजा है ना, उनके शॉर्ट नाम बड़े जैसे आप तो नाम कुंभा सुनते हैं, लेकिन वास्तव में उसका नाम कुंभा थोड़ी है, उसका नाम है कुंभकर्ण, राणा कुंभकर्ण, लेकिन प्रसिद्ध क्या है, कुंभा। जैसे अब राणा सांगा नाम सुनते हैं, उसका नाम सांगा थोड़ी है, उसका पूरा नाम है राणा संग्राम सिंह फर्स्ट, लेकिन फेसबुक आईडी किसे, लिखो लिखो। और एग्जामिनर क्वेश्चन भी उसी आईडी से पूछता है, और टाइमिंग है 1382 से लेकर 1421। और आपके किस नाम से है, नहीं सही है, नहीं मैं तो ऐसे ही जानना चाह रहा था, चलाता भी है। लिए लिख लिया, हेडिंग डाल ली। अब इसको देखिए, राणा लक्ष्य सिंह या फिर राणा लाखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी। इसकी तो जितनी बातें करें उतनी कम है। राणा लाखा, सबसे पहली बात लिखिएगा, इनके समय पहली बात लिख लीजिएगा कि इनके समय चांदी की खान मिली, राजा बना, और राजा बनते ही क्या मिल गई, और ये बात है 1384 की। और ये जो चांदी की खान थी, ये विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान थी, और जो कि किसके समय मिली थी, राणा लाखा के समय चांदी की खान मिली। और ये खान कहां से मिली थी, तो झांवर माइंस। और ये झांवर माइंस कहां है, उदयपुर में। यानी कि जैसे ही लाखा राजा बने, राजा बनते ही पता चला हमारी तो चांदी चांदी हो गई, मतलब क्या मिल गई, चांदी की खान। और आपसे क्वेश्चन है कि देश में कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक चांदी है, तो याद रखना राजस्थान में चांदी चांदी है। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चांदी हमारे पास है, मतलब हम सबके पास है, ऐसा नहीं है हमारे पास है। अच्छा ये हाँ, तो ये याद रखना है कि राणा लाखा के समय झांवर नामक स्थान जो कि उदयपुर है, वहां से 1384 ईस्वी के अंदर क्या मिल गई, चांदी की खान। उतारो उतारो, चांदी निकल जाए उससे पहले उतार लो कि चांदी की खान मिली। और ये यूनिक क्वेश्चन है कि चांदी की खान कहां से, झांवर से। या कई बार क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को जियोग्राफी से जोड़ देता है और वो पूछ लेता है कि झांवर माइंस निम्न में से किस खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, तो चांदी के लिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण। और ये पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा पिंछू नामक चिड़ीमार बंजारे ने। इस बंजारे का एक बेल मर गया था यहां तक, इसीलिए इसी गांव में झील बनाई पिछोला में, पिछोला झील कहलाई। ये कहां है,
ना, ये तो उदयपुर में है ना। सलूमर में जय संबंध, जयसमंद झील है ना, ये तो उदयपुर की सिटी की है ना प्रॉपर ही। और उदयपुर के अंदर ये जो पिछोला झील है, इसके अंदर क्या क्या है प्रसिद्ध दर्शनीय? एक तो जग मंदिर है और एक क्या है, जग निवास महल। ठीक है, कौन सी नदियों का पानी आता है ये आपको पता है? नहीं बताना, मुझे नहीं बताना। किसका आता है? शाबाश, किसका आता है? शाबाश, लिख लिया। अब देखिए, राणा लाखा के पास में पानी की कोई कमी नहीं है, चांदी बहुत है, तो ये बंदा दान भी बहुत दिया करता था। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए राणा लाखा को कहा जाता है, मतलब ज्यादा दान दिया इसीलिए इसे गौरव दान पद्धति का क्या बोलते हैं, जनक कहा जाता है। गौरव दान पद्धति का जनक कहा जाता है। लिखो, राणा लाखा के दरबार में दरबारी भी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दोनों के नाम बड़े यूनिक हैं। एक का नाम है जोटिंग भट्ट और एक का नाम है धनेश्वर भट्ट। एक का नाम है जोटिंग भट्ट और एक का क्या नाम है, धनेश्वर भट्ट। और आपको पूछा जाएगा ये दो नाम देकर कि इन दोनों का संबंध निम्न में से मेवाड़ के किस महाराणा से है? लाखा से। ठीक है, इस प्रकार से उतारो। ये लाखा किसका बेटा था? लेकिन राणा क्षेत्र सिंह यानी कि खेता का पुत्र है, जिसका नाम क्या है, लाखा। ठीक है, आखिरी में मैं आपको जब 10-15 शासक पढ़ लेंगे ना, तो उनका कर्म लिखूंगा कि ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये देखो इसका बेटा। ठीक है, अब ये दो नाम आपको क्यों याद रखना है? देखो, अभी तो आपको लग रहा है कि ये याद रह जाएंगे, मुझे लग रहा है कि ठीक है पीछे भट्टी तो है, लेकिन आपके भट्ट यहां निकल जाएंगे जब एक बार फिर दो नाम आएंगे, योगेश्वर भट्ट और एक नाम है विष्णु भट्ट। क्योंकि जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ये दोनों ही जिसके दरबारी हैं, वो तो किसके हैं, और वो जो दोनों हैं वो लाखा के पुत्र के दरबारी हैं और नाम है मोकल। अब भट्ट ढीले हुए कुछ, अब वापस भट्ट दे दो इन दोनों को, ये याद रह जाएगा। क्यों? मतलब कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे समझने के लिए है कि यहां धन है और धन आता है चांदी से, तो ऐसे याद रह जाएगा। बाकी याद करना है, रहता कुछ नहीं है, केवल भेम रहता है। जोटिंग भट्ट और कौन सा है, धनेश्वर भट्ट, दोनों ही किसके दरबारी हैं? याद रखना, लाखा के। चांदी आ गई है, झील बन गई है और दान बंदा दे ही रहा है, जीवन में कोई कमी है नहीं। अच्छे से एक पुत्र भी है, इस पुत्र का नाम है कुंवर चुंडा। लिख लो, एक पुत्र है इसका, पुत्र है इसका, देखो पुत्र है, पुत्र है, इसका पुत्र है जिसका नाम क्या है, यहां पर इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आगे ये काम आएगा। पत्नी भी आएगी अभी थोड़ी देर, देखो, बस पूरी कहानी उस पत्नी की तो है, क्योंकि इसको एक और चाहिए बुढ़ापे में, अभी आएगी, इसी की तो है। लेकिन अब एक राजा के बहुत सारी पत्नियां होती है जी, समय बदल चुका है। समय समय की बात है, सबका अधिकार है जी, उसमें क्या है। हाँ, तो चांदी की खान मिली, पिछोला झील है, गौरवदान है और दो दरबारी है, एक जोटिंग भट्ट और दूसरा कौन सा है, धनेश्वर भट्ट, और एक पुत्र है, मतलब जीवन खुशहाल है। लेकिन उस रात एक घटना हुई,
उस रात दो घटनाएं हुई, एक ही हुई, दो घटनाएं हुई। देखो आगे क्या है। ये लिखना कुछ नहीं है, केवल समझने के लिए है, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं कि मेवाड़ का शासक है इस समय कौन? लाखा। जिस समय मेवाड़ का राजा लाखा था उस समय मारवाड़ का राजा था चुंडा, और इसका नाम है राव चुंडा। जबकि ये कौन है? इतिहास में तीन चुंडा हुए हैं, कुंवर चुंडा, राव चुंडा और चुंडामन। चुंडामन जिसने जाट राजवंश की स्थापना की है, जाट राजवंश का फाउंडर है चुंडामन। और आपके सामने दो चुंडा तो है ही, बाकी देख लेंगे एक दो चुंडा और होगा तो मारवाड़ का इस समय, जिस समय मेवाड़ में हम लाखा को पढ़ रहे हैं उस समय मारवाड़ में कौन है? लाखा का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? कुंवर चुंडा। क्या है कि स्टूडेंट को लगता है ये चुंडा एक ही है, कभी उसके नाम के आगे राव लगा देते हैं, कभी क्या लगा देते हैं, जबकि अलग है, वो पूरा राठौड़ वंश है, ठीक है। तो मेवाड़ में जिस समय राजा लाखा है, लाखा का पुत्र कौन है? कुंवर चुंडा। उसी समय मारवाड़ का राजा कौन है? राव चुंडा। राव चुंडा के हैं तीन संतान। एक तो पुत्री है जिसका नाम है हंसाबाई, बेचारी हंसती रहती है, हंसाबाई। एक इतिहास में हंसाबाई है और एक हम पढ़ के आए हैं हरकाबाई, या नहीं पढ़ी? पढ़ लेंगे आगे। एक है रणमल और एक क्या है? काना। देखो हमेशा से राजपूताने में ये एक परंपरा सी थी, लेकिन बीच बीच में टूट जाया करती थी, कि राजा के बाद में उसका बड़ा पुत्र ही क्या बनता है? राजा। यानी मारवाड़ में राव चुंडा था, अब राव चुंडा के बाद में राजा बनना कौन चाहिए था? लेकिन मारवाड़ में अलग स्टोरी है। मारवाड़ में राजा के बाद में उसी का पुत्र राजा बनेगा जो अंतिम समय में उसकी मां सबसे करीब रही है। भाई एक राजा की 10 रानी हुआ करती है ना, जो अंतिम समय में सबसे करीब हुआ करती थी ना, वो आखिर में कहती थी लो बना दी राजा, बना दियो। फिर वो कहती जा पगली ये ले। तो ऐसा ही हुआ इसके साथ में, क्योंकि राव चुंडा को मंडोर देश में मिल रखा था, कभी मिला था, आगे हम पढ़ेंगे वो। तो इसलिए क्या हुआ कि राव चुंडा ने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर राजा बना किसे दिया? जबकि बनना कौन चाहिए था? रणमल, लेकिन बना नहीं। तो रणमल अब सोच रहा है कि चलो दिल मांगे मोर चलो कहीं और, अब मारवाड़ तो हमारा रहा नहीं। इसीलिए क्या करता है कि रणमल अपनी ही बहन हंसाबाई का नारियल लेकर जाता है, कहां पर? मेवाड़। नारियल लेकर जब रणमल हंसाबाई का नारियल लेकर मेवाड़ में जाता है, तब रणमल को पता नहीं है कि मेवाड़ का राजा कौन है। वो सोच रहा है कि राजा कौन बन गया है मेवाड़ का, जबकि अभी भी ये बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा, 60 के ऊपर, तीर का निशान ऊपर ही है, वो ऊपर जाने वाला है। तो आया नारी लेकर, भरे दरबार के अंदर सारे लोग हंसने लगे कि मतलब राजा बेटा है, दरबार लगा हुआ है और नारी लेकर आया, मतलब किसी राजा के दरबार में नारियल ला रहा है, मतलब वो राजा के लिए ही लाया जा रहा है, सब यही समझते थे। तो सारे दरबार इसीलिए हंसने लगे कि देखो लाखा बुढ़ा पाम नारियल आयो, बेटा थे जी फिर बाप और पर नीचे, मतलब इसलिए लोग क्या है हंसने लग गए थे। एक तो जैसे आप अभी कमा रहे हैं और घर पे आपके पापा के लिए एक और नारियल ला रहा है, तो लोग तो गांव वाले हंसेंगे ना, हंसेंगे नहीं क्या? कि बेटा बेचारा तैयारी कर रहा है, कभी सीटी की कर रहा है, कभी किसी की कर रहा है, फोरम पे फोरम पशु परिचर का भर रहा है, और बाप यहाँ कह रहा चल चल एक और कर लेते। तो इस प्रकार से जब दरबार में सारे लोग हंसने लगे, तो इस बात से दुखी हो गए थे कौन? लाखा, कि मतलब नारियल आया है, लोग हंसने लगे हैं, मैं इतना भी बुढ़ा थोड़ी हूं कि नहीं कर सकता। ये बात पता चली किसे? कुंवर चुंडा। तो कुंवर चुंडा ने पापा से पूछा कि पापा आजकल कहीं है, बीमार बीमार हो, मत दुखे, गोलियां ज्यादा ले, डॉक्टर आऊं तो जाऊं था, इंजेक्शन लगाऊं तो रहे, बुलियो कहीं है थांगे, मतलब क्या हुआ ऐसा? मारवाड़ी में बोलिया करे बुलियो कहीं है, हिंदी में क्या बोलते? क्या हुआ? फीलिंग थोड़ी क्या हुआ, नहीं बुलियो कहीं है, फीलिंग किसमें है? तो लाखा ने आखिर हिम्मत करके अपने पुत्र को बता ही दिया कि देख बेटा, बात यान की है
कि एक दिन तू तो था नहीं यहाँ, इसलिए दरबार के अंदर एक नारियल आया था। अब वो नारियल पता नहीं किसके लिए आया, लोग ऐसे हंसने लगे क्योंकि तेरा बाप तो बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। तो ऐसे कुंवर चुंडा भी सोचता होगा बूढ़ा हो चुका है तो चल निकल भाई, मैं भी राजा बन जाता हूँ, मेरे भी बहुत काम है। अब आपके तो क्या काम है कि आपको तो नौकरी लग के ही करना है। यदि आपके पिताजी राजा होते तो आप क्या करते? आप यही सोचते पिताजी कब जाएंगे, राजा बन जाएंगे। भाई कोई सीटी थोड़ी देना इनको। अब कुंवर चुंडा कोई सीटी की तेड़ थोड़ी कर रहा है, यहाँ पशु परिचर का फार्म थोड़ी भरेगा। इसको पता है जैसे ही पापा गुजरे आगे नेक्स्ट राजा हम ही है। तो कुंवर चुंडा ने कहा क्या दिक्कत है, नारियल आया तो शादी कर लो। तो बोला शादी तो कर ले, लेकिन रणमल एक शर्त रखे गया है कि ये जो नारियल आया है ये मैं लाखास के लिए ही लाया हूं, लेकिन मेरी शर्त है ये कि मैं मेरी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से करवा दूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि जब लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र होगा ना वो बनेगा लाखा के बाद में मेवाड़ का राजा। जबकि मेवाड़ में परंपरा है राजा के बाद में बड़ा पुत्र ही राजा बनता है और पहले से पुत्र है। ये बात पीड़ा जब कुंवर चुंडा को बताई तो सोचो ऐसे बेटा होना भी महान है, ऐसे पुत्र भी कहां हुए दुनिया में, एक ही तो हुआ ये। और एक महाभारत में आ पढ़ते हैं भीष्म पितामह को। कुंवर चुंडा ने कहा पापा जी तो कहीं टेंशन लियो, थाको मन है कहीं ब्याह करने को, पहले पूछित परी ना आप चाहते हैं क्या एक और बड़ी मम्मी आए, आपकी इच्छा है, आप तब तक रह जाओगे, ऐसा नहीं है शादी करके आए और आप लुढ़ गए फिर तो मेरे कैरियर खत्म है। तो बोला नहीं बेटा जी लूंगा मैं 10-15 साल और तू शादी करा मैं जी लूंगा ऐसा भी होना तो बड़ी चीज है। तो जब भाई सिंपल सी बात है, एक बाप बेटा बात तो करी ना, ऐसी बात तो करेंगे ना कि मतलब पापा 10-15 साल और जियो कहीं, हाँ बेटा जी लूंगा मैं, तू लेके आ एक और मम्मी लेके आ मैं जी लूंगा। तो बस कुंवर चुंडा ने ये वचन दिया, क्योंकि जब रणमल ने बड़े दरबार में पूछा था ना लाखा से क्या ये आप वचन देते हैं कि आपके बाद में मेरा भांजा यानी कि हंसाबाई का पुत्र ही राजा बनेगा, ये वचन दे नहीं सकता कौन? लाखा। ये वचन किसने दिया था? और कहते हैं कि लाखा और हंसाबाई का क्या हो गया? विवाह हो गया। विवाह होना इसके साथ था बेचारे के, लेकिन ये तो दिल टूट गया। लेकिन किसके साथ हो गया? इन दोनों के एक निकला, सॉरी हुआ, इन दोनों के जो हुआ वो कौन था? मोकल। इसीलिए लाखा के बाद में मेवाड़ का अगला राजा कौन बना? ये पूरा षड्यंत्र कर कौन रहा है? क्योंकि रणमल बनना चाहता है मेवाड़ का राजा। इसने सोचा कि मेवाड़ का राजा तो वैसे ही बूढ़ा है, मेरी बहन ही तो, अब देखो जिस समय शादी हुई उस समय लाखा की एज मानी जाती है 55 से ऊपर और हंसाबाई बेचारी 21 की है। यानी कि तो वही बात हो गई प्रियंका चोपड़ा वाली, प्रियंका चोपड़ा 42 की है और वो बेचारे 21 का है। निक जोनस जो भी हो आप जानते तो हैं उनको। तो इस प्रकार से अब इन दोनों के कौन हुआ? मोकल। रणमल ये सोच रहा है कि भांजे को हटाकर राजा बन जाऊंगा कौन, लेकिन वो रणमल की बात हम किस समय पढ़ेंगे? यहां पर आपको केवल एक बात लिखानी थी, कौन सी? विवाह। लिखो एक विवाह ऐसा भी, एक विवाह ऐसा भी राणा लाखा का विवाह। देखी हुई है ऐसे। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? शादी संपन्न हुई, लोग आए चले गए। तो लिख लो कार्ड इस प्रकार से छपा हुआ था, लाखा वेडिंग टू हंसाबाई ना, एक ही, वो तो अलग अलग, हरकाबाई के भी बहुत सारे नाम थे, मरियम उज़मानी। तो लाखा और कौन? हंसाबाई। ये हंसाबाई किसकी पुत्री है? तो लिख लो मारवाड़ के राजा राव चुंडा की पुत्री। लेकिन नाम जरूर याद रखना है इसके भाई का। हंसाबाई का भाई है जिसका नाम क्या है? रणमल राठौड़। ये विवाह हो गया।
ये विवाह एक शर्त के तहत हुआ। विवाह की शर्त जैसे आज रखी जाती है ना, विवाह की शर्त नहीं रखी जाती क्या? दहेज प्रथा, एक नाम सुना है ना, दहेज प्रथा। दुल्ला कहता है जैसे ही मैं मंडप में बैठा, बाहर खड़ी होनी चाहिए फॉर्च्यूनर, नहीं हुई तो मैं मेरी वाली लेके भाग जाऊंगा अल्टो क्योंकि खुद के पास में तो क्या है, अल्टो। हाँ, जबकि वो ये खुद नहीं सोचता है कि मैं भी किसी लड़के का बाप होऊंगा कभी आगे चलकर। जिस दिन ये हर एक बंदा सोच लेगा ना, उस दिन फिर लड़कियों का जीवन, अपनी बेटी अपनी बहन, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन है नहीं। लिखो, विवाह की शर्त लिखो। हाँ, बहुत 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 जल्दी भेजा था, क्या करें, ग्रामीण क्षेत्र में हालत खराब है लाखा के बाद, हाँ लाखा के बाद मेवाड़ के शासक, लाखा के बाद मेवाड़ के शासक हंसाबाई का पुत्र बनेगा। ये क्या थी, शर्त। और देखो, एक बेटे ने अपने पिता के विवाह के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ऐसे कौन त्याग सकता है? ऐसे केवल एक ही त्याग किया था, भगवान श्री राम ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और वनों में निकल पड़े। वही बात है, राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। यदि राम सुबह उठकर राजा बन जाते तो आज याद थोड़ी रखते, आज केवल नाम के नाम पर पढ़ लेते। मतलब जिस बंदे के जीवन में संघर्ष रहा है ना, लोगों ने उसी को याद रखा है। चाहे शुरुआत के अंदर आपकी इज्जत नहीं हो, लेकिन आपका जीवन यदि संघर्ष से भरा हुआ है ना, तो आपको लोग याद रखेंगे। केवल संघर्ष से ही भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको वो अपनी मंजिल भी अचीव करनी है, तब लोग याद रखते हैं। वरना संघर्ष तो हर कोई करता है जीवन में, जो पहुंच जाता है ना, लोग उसी को याद रखते हैं। तो आपके जीवन में यदि संघर्ष है, आपके जीवन में ऐसा लग रहा है नहीं अब मैं खड्डे में हूं और वापस आ गया, तो आप मान के चलिए कि आपको लोग सालों तक याद रखेंगे। लेकिन उसके लिए सफल बनना पड़ेगा, तब याद रखेंगे। वरना हर बंदे के जीवन में स्ट्रगल तो है ही नहीं। आगे क्या बनेगा, पुत्र बनेगा। हंसाबाई का पुत्र, पुत्र तो बनेगा ही ना, हंसाबाई का पुत्र बनेगा। लाखा के बाद मेवाड़ के शासक हंसाबाई का पुत्र बनेगा, ये बात है। तो अब सिंपल सी बात है, जब बेटे ने अपने पिता के विवाह के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो सिंपल सी बात है, पिता वापस पुत्र को भी तो कोई रिटर्न गिफ्ट देगा ना। तो लिखो रिटर्न गिफ्ट। और तो क्या लिखें, अब हमें लिखनी है बात किसकी, कुंवर चुंडा की। एक दो बात है वो लिख लेते हैं, बाकी बातें बहुत सारी है। कुंवर चुंडा ने अपने पिता की मान सम्मान इज्जत सब कुछ रखने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इसीलिए इनको कहा जाता है मेवाड़ का राम। जिस प्रकार राम ने सब कुछ त्याग दिया था, मेवाड़ का क्या कहा गया, राम। इसे ही कहा जाता है राजपुताने का या मेवाड़ का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कौन थे? महाभारत में नाम सुनते हैं ना आप, गंगा का पुत्र भीष्म, नाम सुने हैं, गंगा का पुत्र भीष्म। इसके अलावा कुंवर चुंडा को सलुंबर का ठिकाना मिला था। ये सलुंबर क्या है, तो याद रखिएगा, मेवाड़ राज्य का
प्रथम श्रेणी का ठिकाना। आगे आपको मैं लिखूंगा कि मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, द्वितीय श्रेणी के 32 ठिकाने थे, लेकिन वो आगे लिखाएंगे क्योंकि अभी बने भी नहीं है 16, क्या बताऊं। तो कुंवर चुंडा को क्या मिला था? सल्लुम्बर का ठिकाना मिला, जो कि मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। और इस सल्लुम्बर के जो सामंत थे वो क्या कहलाए थे? याद रखिएगा, रावत जी। क्या कहलाए थे? रावत जी। और कुंवर चुंडा के ही वंशज क्या कहलाए हैं? चुंडावत। ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह ने तो चलो शादी भी नहीं की थी, लेकिन कुंवर चुंडा ने शादी की थी। पिता को इतना भी भावना में नहीं बात था वो कि पिताजी अब शादी नहीं करूंगा। बोला शादी करूंगा, लेकिन मैं कभी इस चित्तौड़ के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ना मेरे वंशज बैठेंगे, ये वचन दिया था। ऐसा नहीं है कि मतलब पिताजी अब मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। शादी की थी, इन्हीं के वंशज क्या कहलाए थे? चुंडावत। नाम सुनते हैं ना, एक रतन सिंह चुंडावत। हाँ, रतन सिंह चुंडावत, जिसने अपनी पत्नी से कहा था कि तुम्हारी याद बहुत आती है, तो बोला ये ले पगले, सिर काट के दे दिया। हाँ, चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो सतराणी। किसकी रचना है ये? मेघराज मुकुल की रचना है ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। ऐसा नहीं चुंडावत मांगी सेनानी, ये किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, नहीं है। किसकी रचना है? मेघराज। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को तो आप जानते ही हैं। जानते हैं क्या? क्या है कुछ खास बातें उसकी? हाँ, मतलब जितने भी रूसी साहित्य हैं उनको राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया, उसे बोलते हैं गजबन। सही है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत नाम सुना है ना आपने कभी? उन्होंने राजस्थान की महाभारत लिखी थी, बगड़ावत कथा। उन्होंने पाबूजी री बात लिखी थी, उन्होंने टाबरारी बातें लिखी थी, उन्हें डूंग जी और जवार जी री बात लिखी थी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष, जो कि विधायक, जो कि सांसद, सब कुछ रह चुकी है। हाँ, देवगढ़। और 2012 के अंदर उनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वो थी। तो इनके वंशज क्या कहलाए थे? चुंडावत। अभी हाँ बिल्कुल, व्यक्ति 5 है, अवार्ड 4 है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखिए, जब ऐसा कहते हैं कि हंसाबाई जो है, हंसाबाई कुंवर चुंडा को शक की दृष्टि से देखती थी ऐसे। अच्छा, ऐसे कोई देखता है ना शक की दृष्टि से, वैसे देखती थी। तो बेचारे को लगा बड़ी मम्मी शक करेगी, बेचारे ने चित्तौड़ छोड़ दिया और मांडू चला गया। और क्या करे बेचारा, बस। तो एक तो विवाह हो गया। अगली बात लिखो, नकली दुर्ग। कहानी जुड़ी हुई है राणा लाखा से। राणा लाखा का या राणा लाखा की प्रतिज्ञा, राणा लाखा की प्रतिज्ञा। राणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि राणा लाखा के जो पिताजी हैं क्षेत्र सिंह, वो बूंदी के हाड़ा शासक से लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। तब कहते हैं कि लाखा ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ किले को नहीं जीतूंगा, क्योंकि बूंदी में ही है कौन? हाड़ा शासक। वो लाइन लिखी थी ना हमने, बूंदी के हाड़ा शासक से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। तब लाखा ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तब तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तारागढ़ किला नहीं जीतूंगा, और वो भी कौन सा? बूंदी वाला। अब ऐसी प्रतिज्ञा यदि राजा ले रहा है तो सिंपल सी बात है, बेचारे दरबारियों और सेनापतियों की मौत आएगी। अब वो कैसे मतलब ऑर्डर करके पोया मंगा ले, डोसा मंगा ले पिज्जा मंगा ले, जब राजा ही नहीं खा रहा है तो उनकी बेटियों की हालत क्या हो गई? खराब। अब जैसे आपके घर में आपके पिताजी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप अपने घर के अंदर मिर्ची बड़ेर निकाल कर खा रहे हो।
नहीं, वो आपकी धुलाई कर देंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, आपके साथ आपकी मम्मी की भी कर डालेंगे कि मैं तो भूखू अटे रहे गाले परामटा बनार बनार। सिंपल सी बात है। इसीलिए बेचारे अब दरबारी और सेनापतियों के ये मामला हो गया कि कैसे भी करके ये प्रतिज्ञा भी रह जाए और कैसे भी करके राणा लाखा ये जल और अन्न ग्रहण भी कर ले। क्या किया, तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। राणा लाखा की प्रतिज्ञा भी पूरी होनी चाहिए, बात तो ये भी थी। इसीलिए कहते हैं कि राणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक नकली दुर्ग बनाया गया। यानी कि जैसा तारागढ़ दिखता है बूंदीवाड़ा, वैसा क्या बनाया गया, नकली दुर्ग। और इसी नकली दुर्ग का प्रमुख बनाया गया किसे, हाड़ा को, और प्रमुख बनाया गया कुंभा हाड़ा को। क्योंकि राणा लाखा को हाड़ा को ही पराजित करना है। तो देखो प्लानिंग पूरी है, नकली दुर्ग बना लिया और उसका प्रमुख किसे बना लिया, कुंभा हाड़ा को। और जाकर लाखा से कहा करो अटैक और अपनी प्रतिज्ञा करो पूरी। लाखा क्या है, आपकी तरह बेचारा भावना में गया, वो भूल गया कि ये नकली दुर्ग है। उसने इस कुंभा हाड़ा को मार डाला बेचारे को। इस नाटक में कौन मारा गया, आपके लिए क्वेश्चन यहां से केवल ये दो प्रकार से ही है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेवाड़ के किस महाराणा से नकली दुर्ग की घटना जुड़ी हुई है, लाखा से, या फिर पूछा जाएगा राणा लाखा की प्रतिज्ञा नकली दुर्ग तारागढ़ किले बूंदी से जुड़ी हुई है, निम्न में से कौन मारा गया था, कुंभहाड़ा। बस हाँ, बूंदी 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 में ही तो है। बूंदी में जो वंश है वो चौहान, चौहानों की शाखा है कौन सी, हाड़ा। ये कुंभहाड़ा मारा गया, लिख लो। देखो पहले कैसे भी देखो, पहले क्या है, कोई यदि राजा कोई वचन या कोई प्रतिज्ञा करता ना, तो उसको तोड़ने के भी हजारों उपाय होते हैं, पता है ना। ताला बाद में बनता है, पहले उसकी चाबी बनाई जाती है। अच्छा, हाँ भाई, हाँ ये बूंदी का, नहीं नहीं शासक नहीं था, इसको तो बनाया गया प्रमुख, लेकिन इसमें मारा गया बेचारा, करे क्या। हाँ यूजर, जल्दी होगी, दूसरी क्लास भी आएगी आपकी, ठीक है, चिंता नहीं करनी। तो हाँ, नकली दुर्ग से पूछा जाएगा आपको ऐसे कि चित्तौड़ का वह शासक जिसका संबंध नकली दुर्ग घटना से माना जाता है वो राणा लाखा है। क्योंकि नकली दुर्ग की जो घटना है ना, ये किससे संबंधित है, राणा लाखा से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो लाखा की दो बातें हो गई। एक तो बात यह हुई कि लाखा का विवाह हुआ, एक लाखा की प्रतिज्ञा, एक लाखा का वचन भंग हुआ था। नहीं हुआ तो क्या था, इसने वचन भंग किया था, राणा लाखा ने। हाँ, तारागढ़ किला बिल्कुल अजमेर में भी है, नो डाउट अजमेर में भी है। बूंदी, जब कल्चर पढ़ेंगे ना तो दोनों बताएंगे आपको, तारागढ़ बूंदी और अजमेर, ठीक है। इसका नाम तो तारागढ़ इसीलिए है क्योंकि इसका आकार तारे के समान है। उसका नाम तारागढ़ इसीलिए है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ का एक राजकुमार आएगा जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। उसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर उसका नाम अजमेरू का क्या किया था, तारागढ़। आगे चले, मारा गया। आगे लिखो, राणा लाखा का वचन भंग। राणा लाखा द्वारा
वचन भंग। अब वैसे ये राणा लाखा ने ही वचन भंग किया था, कैसे, किस प्रकार से, क्यों किया? तो देखो, हुआ ये था कि राणा लाखा के समय क्या हुआ कि एक जाति आई थी उदयपुर में जिसका नाम है नट जाति। नट जाति यानी कि नाटक करने वाली। जैसा कि आप देखते हैं कि आप जैसे यहाँ कोचिंग आ रहे हैं, बीच रास्ते के अंदर एक छोटी बालिका 5-6 साल की, वो रस्सी पर चल रही है और गाना चल रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, तो आप उसे छोड़कर जाते भी नहीं है, आप वहां खड़े हो जाते हैं। देखते हैं अक्सर, ऐसा देखा ना? वो नट जाति है, नाटक करने में निपुण है वो हर तरीके से। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी बातों 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 ही बातों में हो जाता है। तो ऐसी ही बातों बातों में एक बात हो गई कि ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील को एक नटनी थी जो इस तीर से उस तीर रस्सी पर चल सकती थी, ऐसी बात हुई। तो ये बात लाखा तक गई। तो लाखा ने बोला ऐसे ही कौन फेंक रहा है, और वो भी इतनी लंबी लंबी। तो बोला यदि ऐसा कोई महिला कर दे तो फिर उसको मैं अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। ये बात लाखा ने भी कह दी। लाखा भी बड़ा है ना, पूरा लेना है, पूरा लेना है, ऐसे कैसे? ले लो इच्छा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी बात हुई। चलो, तो वचन भंग की ये बात थी कि वो जो नट जाति थी उसमें से एक महिला थी जिसका नाम था गलकी। इसने कहा था कि ये जो पिछोला झील है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो रस्सी के माध्यम से चल के जा सकती है। तो लाखा ने कहा ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना आधा साम्राज्य उस महिला को दे दूंगा। तो बस शुरू हो गया कार्यक्रम, रस्सी वस्सी बांध दी गई। वो महिला यहां से शुरू हुई, उसका तो काम ही यही है रोज ही। भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप आंसर नहीं देते हैं, ये तो रोज ही काम है आपका। और मैं आपसे पूछता हूं, ये तो मेरा रोज ही काम है, इसमें नया क्या है? नहीं, इज्जत हुई है आपकी तो इसमें इसका तो रोज काम यही है। शुरू हो गई, होते होते कहते हैं कि यहां तक पहुंच गए आधे तक। तब जो दरबारी थे, जो आगे सेनापति थे, उन्होंने कहा कि साहब आपका आधा साम्राज्य तो गया, अब ये पूरी गई तो और चला जाएगा। कहते हैं कि पीछे से रस्सी को कटवा दिया गया।
इस वजह से इस महिला की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके सम्मान के लिए इसी झील की पाल पर एक चबूतरा बनाया गया, जिसे नाम क्या है, नटनी का चबूतरा। किसने बनाया था? लाखा ने। ये लिखना है, लिखो। वचन भंग करने के लिए किसका निर्माण कराना पड़ा? नटनी का चबूतरा बनाया। और ये जो नटनी का चबूतरा है, ये किसने बनाया? लाखा ने। और कहां बनाया? पिछोला झील में। और ये पिछोला झील कहां है? उदयपुर। इस नटनी का वास्तविक नाम क्या है? गलकी। उतारो। आगे वास्तविक नाम क्या हो गया? गलकी। यानी कि राणा लाखा की बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। यस। अच्छा, मैं नहीं पूछूंगा कहां से, नहीं नहीं पूछूंगा। तो अब तो आप हमारे रहे नहीं ना, डीडवण अलग हो गया, डीडवण कुचामण। तो ये बात हो गई आपकी किसकी? राणा लाखा की। जहां पर चांदी की खान, पिछोला झील, गोरुदान और इसके दरबारी प्रमुख रूप से, और इनका पुत्र, और ये फिर अलग अलग से इनका विवाह हो गया, इनकी प्रतिज्ञा। अच्छा, इनकी प्रतिज्ञा और फिर उसके बाद में इनका वचन भंग। ये बात कंप्लीट हो गई किसकी? राणा लाखा की। तो बस उस शर्त के तहत राणा लाखा के बाद में जो पुत्र बनेगा राजा, वो कौन है? हेडिंग लगाओ, मोकल। लगाओ, मोकल।
चलिए फिर आगे। लाखा के बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो है आपके राणा मोकल। हेडिंग डालो राणा मोकल। राणा मोकल लिखो इनके पिताजी, लिखो इनके पिताजी कौन है, लिखो लिखो बापू। राणा मोकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसको मार दिया गया था ना। पिता लिखिएगा लाखा, माता हंसाबाई। ये आपको हंसाबाई बहुत लंबे टाइम तक दिखाई देगी, क्योंकि ये तो बच्ची थी ना, लाखा था एक कब्र में तो। हाँ, तो ये हंसाबाई। लेकिन याद रखिएगा, राणा मोकल के जो संरक्षक बने थे, संरक्षक का मतलब होता है जो रक्षा करने वाले होते हैं, तो वो बने थे दो लोग। एक तो बना था इसका मामा जिसका नाम है रणमल राठौड़। नहीं, वो तो इनको पता नहीं है ना, बाकी करेंगे ये षड्यंत्र। और दूसरा बना था कौन, कुंवर चुंडा। ये दोनों इसके क्या बने थे, संरक्षक राणा मोकल के। राणा मोकल राजा बन चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये भी अपने पिता की तरह ही दानी था, लेकिन इनकी पद्धति दूसरी थी। लाखा तो कौन सा दान, गौरव दान, और ये दान में था तुला दान। तुला दान पद्धति का जनक। और एक बात जो मैंने आपको इससे पहले लिखाई थी, कौन सी, जीर्णोद्वार करवाया था इसने। किसका करवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का, जो किसने बनाया था, नारायण मंदिर का। और इसी का नाम क्या हो गया, मोकल के नाम पर मोकल मंदिर, या फिर बोलते हैं समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर। इसमें एक ये भी खास बात है कि इनके जो दरबारी थे वो कौन थे, योगेश्वर भट्ट, और याद रखिएगा विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। लेकिन वास्तुकार की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा फन्ना, मन्ना और विशल, ये क्या थे इनके वास्तुकार। सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये,
फन्ना मन्ना विसल किस चित्तौड़ शासक के वास्तुकार हुआ करते थे? मोकल के। ऐसे वास्तुकार हमने और भी थोड़ी पढ़े अभी तक, आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब पीछे भी पढ़ गए हैं हम। कौन कौन से और कितने अच्छे से मैंने कहा था। मैंने कहा इनको याद रखना, ये यहां से उठ के यहां जाएगा और ये वहां से उठ के वहां जाएगा। चला गया, चला गया चांद छोड़कर। दया शंकर और भाव शंकर कौन थे? नहीं, कौन थे मैं पूछ रहा हूं। वो शिल्पकार नहीं थे, वास्तुकार नहीं थे। मैं तो पूछ रहा हूं वो कौन थे, ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए। किसके दरबारी थे? समर सिंह के थे। समर सिंह के दरबारी दया शंकर और भाव शंकर। लेकिन जैन दरबारी पूछे तो कौन? रतन चंद्र और पार्श्व चंद्र। लेकिन जब शिल्पकार पूछे तो कौन? पदम सिंह और करम सिंह। आए याद? कोई नहीं। वैसे जो याद आए थे ना, वैसे ही इनको याद करना। यहां योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट है, वहां पर कौन थे? धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। लाखा के थे ना, तो वो लाखा के भट्ट है, ये भट्ट है। ये 4 भट्ट हैं आपके। अभी आगे और आएंगे, सदाशिव भट्ट, बहुत सारे भट्ट आपके भट्ट। जयानक भट्ट। जयानक भट्ट का नाम सुना है कभी? बहुत प्रसिद्ध रचना है उनकी। कौन सी? जयानक भट्ट की बहुत प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज विजय। अरे चंद्रवरदई का नाम भी भट्ट ही है, पृथ्वी भट्ट। आपको पता नहीं चला? आपके कितने भट्ट हुए बताइए? आपके अनेकों भट्ट हुए, सच में ही। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा? सुपासना है चरित्रम। बिल्कुल बिल्कुल। ये तोल के करता था, तुलादान तोल के करते ना। वो तो गोकुल भाई भट्ट, वो तो राजस्थान के गांधी भट्ट। इसीलिए कह रहा हूं ना, इसीलिए मैंने कहा आपके बहुत भट्ट हुए, बधाई हो। हाँ वो तो प्रतिहारों में आपके भट्ट ही भट्ट है। नाग भट्ट फर्स्ट, नाग भट्ट सेकेंड। लिख लिया? चलिए अब लिखिएगा राणा मोकल द्वारा निर्माण। इन्होंने निर्माण भी तो करवाया था। किसका करवाया था वैसे? कोई यूनिक बात हो आप में से कोई बताए तो। ऐसे ही सर, राणा लाखा कौन है? राणा लाखा मोकल का पिता है। चलूं मैं नेक्स्ट। अब आप हेडिंग डालिए राणा मोकल द्वारा करवाए गए निर्माण। निर्माण सीधा पॉइंट लिखो, निर्माण। इनका याद रखना, दरबारियों का और वास्तुकार का। और वैसे भी आप ध्यान रखते हैं बहुत, इनका तो याद ही नहीं करते। निर्माण को पहली बात, एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनाया। मंदिर का परकोटा। परकोटा क्या होता है? तो चारों ओर दीवार खिंचवाई। और ये एकलिंग का मंदिर किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। ये कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। लेकिन चारों ओर परकोटा जिसने बनाया वो है मोकल। एक याद रखिएगा, इन्होंने झालावाड़ में विष्णु मंदिर बनाया था। झालावाड़ में विष्णु मंदिर। और लिखा देता हूं, मेवाड़ में वेदशालाओं का निर्माण करवाया। अब देखो, सबसे अगर एग्जामिनर पूछना चाहे ना, आपके साथ फ्रैंक करना चाहे वो, तो यहां से करेगा वो। क्योंकि
वेदशालाओं का निर्माण आप जो केवल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सवाई जयसिंह की, कि सवाई जयसिंह ने 5 वेदशालाएं बनाई थी। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, हाँ, बनारस और उज्जैन, 5 बनाई थी। लेकिन ये यूनिक बात है कि मेवाड़ में वेदशालाएं किसने बनाई थी? मोकल ने। ये निर्माण लिख लो। तो एकलिंग जी का मंदिर हो गया, झालावाड़ में इंपॉर्टेंट आपके विष्णु मंदिर हो गया, और मेवाड़ में वेदशालाएं हो गई। ठीक, वैसे एक आप झील के अंदर भी पढ़ते हैं सौर वेदशाला, फतेह सागर झील। अब बस एक अभियान होगा। कौन सा? गुजरात के अहमद शाह का अभियान। और उसी अभियान के तहत झिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी जाएगी, चाचा मेरा और महपा पंवार द्वारा। तो हत्या कल करेंगे, आज क्यों करें? आज अपने हाथ क्यों रंगे हम?